Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pathophysiology Unit 1 lecture number 12. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी और इसकी यूनिट 1 को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्टली देखा सेल स्वेलिंग के बारे में कि किस तरीके से जो सेल है उसके अंदर वाटर के एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से जो सेल्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, सेल्स जो हैं वो फूल जाती हैं। फिर हमने कहा कि डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट कोजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सेल स्वेलिंग देखने को मिलती हैं। और मेनली क्या होता है इसमें, जब आयन सोडियम पोटेशियम का लेवल यहाँ पर डिस्टर्ब होता है तो और आइसोस्मोटिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए वाटर इनटेक की वजह से आपकी सेल स्वेल हो जाती है। तो इसी के अंदर हम एक नए कंसेप्ट को यहाँ पर देखेंगे, इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन, कि सेल के अंदर जब कोई भी सब्सटेंस अंदर आता है ना। इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि सेल के अंदर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो एंटर करेगा और इकट्ठा होता जाएगा, एक्यूमुलेट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन। इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि एज अ रिजल्ट ऑफ अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस द नॉर्मल सेल्स में सफर परमानेंट डैमेज और हैव टेम्पररी डैमेज दैट इज पोटेंशियली हार्मफुल। कि क्या होता है कि अगर कोई सब्सटेंस है उसका अबनॉर्मली एक्यूमुलेशन हो रहा है नॉर्मल सेल के अंदर, तो सेल जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी या टेम्पररी बेसिस पर डैमेज हो सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियली हार्मफुल कंडीशन होती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल सेल के अंदर जब कोई सब्सटेंस है वो अबनॉर्मल लेवल पर, एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा लेवल पर एक्यूमुलेट होता है, तो उसकी वजह से सेल टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पर डैमेज हो जाती है, जो कि हार्मफुल हो सकती है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन बोला जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ पे होता है कि सेल्युलर फेगोलाइसोसोम्स एंड न्यूक्लियाई आर द साइट ऑफ दीज एक्यूमुलेशंस एंड अ रिवर्सिबल और परमानेंट एक्यूमुलेशन में अकर। कि जो इन एक्यूमुलेशंस की सेल के अंदर जो ये एक्यूमुलेशंस हो रहे हैं इनकी मेन साइट क्या है, एक तो न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादातर एक्यूमुलेशंस होते हैं, और दूसरा सेल के अंदर जो फेगोलाइसोसोम्स होते हैं वहां पर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशंस देखने को मिलते हैं। ये जो एक्यूमुलेशन है इसकी वजह से जो सेल डैमेज हो रही है वो रिवर्सिबल कंडीशन में भी हो सकती है, यानी कि उसको फिर से रिवर्ट करके नॉर्मल कंडीशन में भी लाया जा सकता है, और वो परमानेंटली भी वहां पर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। कि भाई एक तो ऐसा एक्यूमुलेशन है कि वापस से रिकवर किया जा सकता है, और एक है कि वो परमानेंट एक्यूमुलेट हो गया, अब दोबारा से उसको निकाला नहीं जा सकता। तो इस तरीके से दो टाइप के एक्यूमुलेशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ एक्यूमुलेशन, कि एक्यूमुलेशन की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मेनली यहाँ पर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। सो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म एक्यूमुलेटेड इन द सेल्स इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कि जो नॉर्मली जो सेल का मेटाबॉलिज्म होता है उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, जो कि सेल के अंदर क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। सेल के अंदर मेजरली फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। एंड द सबस्टेंस विच इज एक्यूमुलेटेड बाय द abnormal cell metabolism are due to inborn error of metabolism और storage disease। कि भाई ये समझ में आ गया कि क्या क्या एक्यूमुलेट होते हैं। अब है कि क्यों एक्यूमुलेट होते हैं, कि अगर सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं हो रहा तो उसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस हैं जो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। जैसे कि अगर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा तो सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो सकते हैं। दूसरा कि अगर कोई स्टोरेज डिजीज प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी एक्यूमुलेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट है इस एक्यूमुलेशन की मैकेनिज्म, की किस तरीके से यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन है वो देखने को मिलता है। तो मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट है ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन, कि अगर ओवर प्रोडक्शन होता है ना किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का तो वो एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ नॉर्मल एंडोजीनियस ऑन अ नॉर्मल
or an increased rate, but the rate does not allow them to be broken down adequately. For an example, fatty changes in the liver. कि क्या होता है कि जब नॉर्मली एंडोजीनियस जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लगता है किसी नॉर्मल सेल के अंदर, या एक इंक्रीज्ड रेट के साथ किसी एंडोजीनियस मतलब सेल के ही अंदर किसी सब्सटेंस का इकट्ठा होने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो उसको ब्रेक डाउन नहीं होने देती। मतलब सेल्स के अंदर जो कंपाउंड है ना वो आ रहा है, आ तो पा रहा है, इकट्ठा तो हो रहा है, एक्यूमुलेट तो हो रहा है, लेकिन वो वहां पर डिग्रेड नहीं हो रहा, ब्रोक डाउन नहीं हो रहा, और वहां पर इकट्ठा होता जा रहा है। तो उस कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, सेल एक्यूमुलेशन हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो लीवर है उसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, फैटी चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट एंजाइम टू रिमूव। कि देखो एंजाइम का काम क्या होता है, उस पर्टिकुलर जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड है, उसका डाइजेशन कर देना, यानी उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना। तो अगर इस किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम की यहाँ पर कमी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है उसका डाइजेशन नहीं होगा, उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वो क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इनएडिक्वेट एंजाइम की वजह से जो सब्सटेंस है वो रिमूव नहीं हो पाते, वो डिग्रेड नहीं हो पाते, स्मॉलर और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते, है ना, और एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो सेकंड रीजन तो क्या हो गया अपने पास, इनएडिक्वेट एंजाइम टू रिमूव। पहला समझ में आ गया कि ओवर प्रोडक्शन की वजह से हो सकता है, सेकंड एंजाइम नहीं है डिग्रेड करने वाला तो एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि एन abnormal deposit of exogenous substances are deposited and accumulated due to the lack of enzymes that can degrade the substances or the ability to transport them to the another site. The particles of carbon and chemical substances like silica that cannot be metabolized can accumulate. कि क्या होता है, देखो सेल के अंदर कुछ ना एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अबनॉर्मली डिपोजिट होने लगते हैं, ठीक है, और ये डिपोजिट होकर के एक्यूमुलेट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम नहीं होते जो इनको डिग्रेड कर सकें, है ना, इन सब्सटेंसेस को स्मॉलर और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकें, है ना। या फिर यहाँ पे हो सकता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है कि जहाँ पर जाकर के डिग्रेड होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा, कि दूसरी साइट्स पर इन कंपाउंड का, इन सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस ट्रांसपोर्टेशन की जो एबिलिटी है वो यहाँ पर खत्म हो गई है। इसके अलावा कार्बन के और केमिकल सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि सिलिका पार्टिकल्स है वो यहाँ पर मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर एंजाइम नहीं प्रेजेंट तो एंजाइम की एब्सेंस में कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं, सेल के अंदर उन सब्सटेंसेस का डिग्रेडेशन नहीं होता, है ना। ऑल्सो अगर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता ना तो भी वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। और कार्बन और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि सिलिका जो मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, अल्टीमेटली वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है ड्यू टू इनएडिक्वेट मेटाबॉलिज्म, कि अगर मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा तो भी एक्यूमुलेट होंगे। तो क्या कह रहे हैं कि एंडोजीनियस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट व्हेन एंजाइम्स दैट ब्लॉक स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे प्रिवेंट देम फॉर बीइंग मेटाबोलाइज्ड। कि सेल के अंदर जो एंडोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। क्यों? कि जो पर्टिकुलर एंजाइम उनके डिग्रेडेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, पहले तो हमने रीजन दे दिया कि वो इनएडिक्वेट है, दूसरा हम ये रीजन दे रहे हैं कि ये जो एंजाइम है ये किसी स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसके ब्लॉक हो जाने से जो सब्सटेंस को ये मेटाबोलाइज कर सकता था वो यहाँ पर प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा पहले तो हमने कहा एंजाइम ही नहीं है, इनएडिक्वेट अमाउंट में है। दूसरा हम कह रहे हैं कि एंजाइम तो है लेकिन किसी मेटाबॉलिक पाथवे की वजह से उसके एक्शन को ब्लॉक कर दिया गया है। तो भी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जो इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन है वो देखने को मिल रहा है। सो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप जुड़ सकते हैं बीएसपी फार्मेसी के साथ और डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप। देन नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन। पहले तो हमने बात करी मैकेनिज्म ऑफ एक्यूमुलेशन की कि किस तरीके से
किन किन कारणों की वजह से आपके सेल के अंदर एंडोजीनियस सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। तो हमने कहा कि पहला तो क्या है कि सब्सटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस हो रहा है तो इकट्ठा होएगा। दूसरा कि उसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। अब वो हो सकता है कि वो इनएडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट हो या फिर वो प्रेजेंट तो है लेकिन उसको ब्लॉक कर दिया गया है मेटाबोलाइट्स के थ्रू, तो भी यहाँ पर आपको एंजाइम का एक्शन नहीं देखने को मिलेगा, डिग्रेडेशन नहीं देखने को मिलेगा और सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन की सेल के अंदर जो एक्यूमुलेशन हो रहा है ना ये एंडोजीनियस सब्सटेंसेस का, वो होता कैसे है। ठीक है, सो द इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स 4 स्टेप। 4 स्टेप्स के अंदर यहाँ पर सेल के अंदर एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले है कि इट इज प्रोड्यूस्ड एट अ नॉर्मल और इंक्रीज रेट but its metabolism cannot remove it as quickly as it is produced. The reabsorption of a protein droplets occur in the kidney tubules as an example of fatty liver. देखो 4 स्टेप में एक्यूमुलेशन होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि नॉर्मल रेट से या एक इंक्रीज रेट से ये प्रोड्यूस होता है। कोई भी सब्सटेंस एक नॉर्मल रेट से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और इसका एक उसी नॉर्मल रेट के रिस्पेक्ट में मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन जब इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो कम रेट से हो रहा है और जो प्रोडक्शन है वो हाई रेट से हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन तो फटाफट फटाफट होता जा रहा है, सब्सटेंस तो इकट्ठा होता जा रहा है जल्दी जल्दी, लेकिन उसको मेटाबोलाइज करने वाला जो एंजाइम है वो स्लो काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं हो पा रहा और वो रिमूव नहीं हो पा रहा, तो अल्टीमेटली वो एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो यहाँ पर किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर फॉर एन एग्जाम्पल जो प्रोटीन के ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या होने लगते हैं, अब्जॉर्ब होने लगते हैं। ये फैटी लीवर का एग्जाम्पल है कि भाई फैटी लीवर का सिंपली मतलब क्या है कि लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाना, है ना। ऐसे ही किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोटीन्स का डिपॉजिट हो जाना। तो सिंपल सा मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 4 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि प्रोडक्शन रेट तो हाई है लेकिन जो डिग्रेडेशन रेट है, मेटाबॉलिज्म रेट है, जब वो स्लो है तो एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंड है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एन अबनॉर्मल एंडोजीनियस सब्सटेंसेस विच इज बेस्ड ऑन म्यूटेड जीन्स caused by the failure of folding and transport of proteins and the inability to degrade the abnormal proteins effectively. A liver cell may accumulate abnormal protein. देखो क्या बोल रहे हैं कि जो अबनॉर्मल एंडोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, एंडोजीनियस का मतलब होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये जो एंडोजीनियस सब्सटेंसेस हैं जब ये एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठा होंगे, जो किस बात पर बेस्ड है, जो म्यूटेट जीन्स हैं उन पर बेस्ड है, मतलब जिनमें म्यूटेशंस हो सकता है। तो म्यूटेशंस की वजह से जो म्यूटेट जीन्स है उनकी वजह से सेल के अंदर अबनॉर्मली जो सब्सटेंसेस हैं उनका एक्यूमुलेशन होने लगता है और उसकी वजह से जो प्रोटीन्स हैं उनकी फोल्डिंग नहीं हो पाती, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, और ये जो अबनॉर्मल प्रोटीन्स है ये इफेक्टिवली क्या होते हैं, यहाँ पर इनकी जो डिग्रेड होने की एबिलिटी है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये डिग्रेड नहीं हो पाते और अल्टीमेटली अबनॉर्मली ये जो प्रोटीन है ये लीवर सेल के अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं। दोबारा समझो क्या कहना चाह रहे हैं कि सेल के अंदर जब कोई म्यूटेशन होता है तो म्यूटेड जीन्स के बेसिस पर यहाँ पर सेल के अंदर कुछ एंडोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ये इस बात पर बेस्ड है कि यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स हैं इन प्रोटीन्स की फोल्डिंग नहीं हो पा रही, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा और सेल के अंदर जो अबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर डिग्रेड जो हो रहे थे वो डिग्रेड नहीं हो पा रहे, तो अल्टीमेटली एक्यूमुलेट होने लगते हैं, लीवर सेल के अंदर प्रोटीन्स का अमाउंट बढ़ने लगता है। ठीक है, तो सेकंड ये रीजन हो गया। थर्ड क्या है कि ड्यू टू द इनहेरेंट डिफेक्ट, इनहेरेंट मतलब जो जेनेटिक डिफेक्ट है उनकी वजह से in enzyme required to process the substance the endogenous substances accumulate. The glycogen and lipid storage disease are the two common example. देखो क्या होता है कि इनहेरेंट डिफेक्ट की वजह से, मतलब जो जन्मजात है और जेनेटिकली आया है ना, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर,
तो उस इनहेरेंट डिफेक्ट की वजह से कुछ पर्टिकुलर एंजाइम जो सब्सटेंस के प्रोसेस कराने के लिए रिक्वायर्ड है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो एंडोजीनियस सब्सटेंस है ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल है ग्लाइकोजन का स्टोरेज और लिपिड का स्टोरेज, कि जब ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाता, या ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता ही रहता है, और ऐसे ही लिपिड भी है वो एक्यूमुलेट होता ही रहता है। फोर्थ एग्जाम्पल है अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन एंजाइम एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू डिग्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ अबनॉर्मल एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस, इन दिस सिलिकोसिस एंड एंथ्रेसिस आर द एग्जाम्पल। कि क्या होता है कि जो एंजाइम रिक्वायर्ड है ना यहाँ पर इन पर्टिकुलर सब्सटेंस के डिग्रेडेशन के लिए, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, या वो अवेलेबल तो है पर वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो अल्टीमेटली वो सब्सटेंस डिग्रेड नहीं होगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ये जो एक्सोजीनियस सब्सटेंस है ये अबनॉर्मली यहाँ पर सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। इसके कॉमन एग्जाम्पल है सिलिकोसिस और एंथ्रेक्सिस, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो क्लियर है कि सेल के अंदर अगर सेल के अंदर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है किसी सब्सटेंस का, या एंजाइम जो डिग्रेडेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो प्रेजेंट नहीं है, तो सेल के अंदर जो है कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस एक्यूमुलेट होने लगेंगे। ये एक्यूमुलेशन 4 प्रोसेस में होता है। पहला कि जो सब्सटेंस के प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ जाएगी, और जो उसके डिग्रेडेशन रेट है, मेटाबॉलिज्म रेट है, वो स्लो हो जाएगी। सेकेंड कि म्यूटेड जीन्स की वजह से यहाँ पर एक्यूमुलेशन होगा। थर्ड इनहेरेंट जो डिफेक्ट है उस एंजाइम के अंदर उसकी वजह से एक्यूमुलेशन होगा। और फोर्थ है कि एंजाइम प्रेजेंट तो है पर उसकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से, उसके ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाने की वजह से यहाँ पर एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। तो ये मेजर चीजें हैं किसके लिए, इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।